आज हम बात करेंगे सबसे पहले ईवीएस के टॉपिक पर, जिसका नाम है परिवार और मित्र। जैसे कि ईवीएस में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें 6 थीम्स पर ही सारे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी द्वारा एनसीई सिलेबस में जो 6 थीम दी गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहली थीम है परिवार और मित्र, यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज हम उसी चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो फैमिली है, यानी कि परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि जो ये जो फैमिली शब्द है वो इंग्लिश लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से ली गई है। यानी कि जो फैमिली शब्द है जिसे हम लोग हिंदी में परिवार बोलते हैं, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है। यानी कि लैटिन भाषा में इसे पहले फैमुलस बोला जाता था, उसी को धीरे धीरे उसका जब रूप चेंज होता गया तो वो बन गया फैमिली, जिसे आज हम लोग हिंदी में परिवार बोलते हैं। तो ये जो परिवार होता है वो समाज की पहली इकाई होता है। यानी कि जो बालक है जो भी कुछ सीखता है वो सबसे पहले अपनी फैमिली से आके सीखता है। यानी कि जो भी चीजें बालक को सबसे पहली पढ़ाई होती है, जैसे पहले किसी भी चीज के बारे में बताना है तो वो सारी चीजें बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है। यानी कि तो सबसे पहले परिवार ही उसका पहला स्कूल होता है। परिवार ही समाज का एक लघु रूप माना जाता है। यानी कि क्वेश्चन अगर सीटेट के पेपर में ये चीज आती है कि परिवार होती क्या चीज है, तो ये समाज का एक छोटा रूप भी माना जाता है। अब बात करते हैं परिवार के प्रकार, यानी कि कितने टाइप्स होते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकल परिवार, नंबर 2 संयुक्त परिवार। यानी कि जो एकल परिवार होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, वो क्या चीज होती है। यानी जो परिवार है इसे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है एकल, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, और दूसरा होता है संयुक्त परिवार, जिसे बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। तो जो एकल परिवार होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, वो कौन सी होती है। तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि परिवार में जो एकल परिवार होता है वो कौन सा होता है। तो उस परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, यानी कि जिनकी मैरिज नहीं हुई होती है, वो बच्चे शामिल होते हैं। यह एकल व्यवस्था का सबसे छोटा रूप है। यानी कि जो एकल परिवार होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, वो हमारे समाज में रहने के लिए जो समाज की जो एक इकाई के रूप में यूज किया जाता है, वो सबसे छोटा रूप होता है। उस जो एकल परिवार होता है उसमें केवल पति पत्नी रहते हैं। जैसे किसी की नई नई शादी होती है, वो जाके अलग किसी घर में रहने लगते हैं, फिर उसके बाद वहां जाके उनके बच्चे हो जाते हैं। तो उनके जो बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई होती है, जो बच्चे होते हैं वो सभी अनमैरिड ही होंगे। जिन बच्चों की शादी नहीं हुई होती है वो अपने माता पिता के साथ जिस परिवार में एक ही छत के नीचे एक ही मकान में मतलब पिता की द्वारा कमाए जाने वाले सोर्सेज के आधार पर ही जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी चीजें करते हैं वो एकल परिवार में करते हैं, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। दूसरा टाइप्स होता है संयुक्त परिवार, जिसे बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, ये समाज का थोड़ा बड़ा रूप होता है। जैसे कि वह परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य, जैसे कि पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे, विवाहित पुत्र, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी का समावेश होता है। तो हम कह सकते हैं जो ज्वाइंट फैमिली होती है उनमें कौन कौन रहते हैं। उनमें पति पत्नी रहते हैं, उनके अविवाहित बच्चे, यानी कि उनमें लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती है, बॉयज और गर्ल्स दोनों। और उनमें से जो उनके जिन लड़कों की शादी हो जाती है, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ बुआ, ये सभी लोग जिस परिवार में, जिस घर में, एक ही छत के नीचे सभी लोग जहां पर एक ही, यानी कि चूल्हे, एक तरीके से ये मान सकते हैं एक ही रसोई में जिनका खाना बनता है, वहां जो लोग रहते हैं उन्हें बोलते हैं संयुक्त परिवार। तो जो संयुक्त परिवार होते हैं, जो ज्वाइंट फैमिली होती है, उसका रूप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो वो परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ियां, 2 या 3 पीढ़ियां तो मिनिमम हो ही जाएंगी। माता पिता रह रहे हैं, जब उनके लड़कों की शादी हो गई तो उनकी पत्नियां आ गई, उनके बच्चे हो गए, तो 2 से 3 फैमिली हो गई। बुआ भी रह रही है, चाचा चाची भी रह रहे हैं, ताऊ ताई भी रह रहे हैं, दादा दादी भी रह रहे हैं। तो सभी लोग मिलकर एक ही छत के नीचे जहां पे निवास करते हैं उसे बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार।
अब जैसे कि इन सभी चीजों में जो ये परिवार होते हैं, इन सभी के कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एकल परिवार की। तो एकल परिवार, उनके क्या क्या दोष होते हैं? तो एकल परिवार में सबसे पहला दोष होता है नव दंपति को बुजुर्गों का सहारा नहीं। यानी कि जिन लोगों की नई नई शादी होती है, जिनकी नई नई शादी हुई, वो लोग अलग जाके रहने लग गए, तो उन्हें जो घर के बुजुर्ग हैं, यानी उनके माता पिता, यानी कि बहू के सास ससुर वगैरह है, उनकी किसी भी टाइप का कोई भी सहारा नहीं मिल पाता है। वो लोग अलग जाके रह रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, किसी भी टाइप से आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम होती है, अगर वो लोग बिल्कुल अलग जाके रहने लगते हैं तो हर टाइप से प्रॉब्लम्स आने लगती है। दूसरी बात करते हैं कामकाजी पति पत्नी के बच्चों की उचित देखभाल ना होना। यानी कि जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग ही काम करते हैं, दोनों ही जॉब करते हैं, तो जब वो जॉब पे जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए उन्होंने मेड रखी हुई होती है, घर पे जो आती है बच्चों को देखती है, तो बच्चों की देखभाल भी उस टाइप से नहीं हो पाती। जैसे कि अगर दादी दादा के पास अगर बच्चों को छोड़ के जाते हैं, तो वो लोग उनकी जिस टाइप से केयर कर पाते हैं उस टाइप से मेड तो नहीं कर पाएगी। तो एक प्रॉब्लम वाली बात है, ये भी हो जाती है। तीसरी बात करते हैं बच्चे पारिवारिक महत्व तो नहीं जान पाते। जो बच्चे शुरू से ही जहाँ पैदा हुए हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है कि फैमिली में लोग कितने लोग रहते हैं, किस टाइप से रहते हैं, तो जो पारिवारिक महत्व होते हैं उन्हें जो एकल परिवार के बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। उन्हें चीजें समझ में इस टाइप से आ ही नहीं पाती है कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दादा दादी का, जैसे दादा दादी के लाड प्यार से वंचित रह जाते हैं बच्चे, तो उन्हें ये चीजों के बारे में कोई भी अनुभव नहीं होता है कि दादी दादा का प्यार कैसा होता है, सभी के साथ रहने में, सभी के साथ रहने में कितना अच्छा लगता है, वो माहौल बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो जिस प्रकार से हर चीज के थोड़े बहुत फायदे होते हैं, उसी प्रकार से हर चीज के थोड़े बहुत दोष भी होते हैं। तो ये तो बात हुई एकल परिवार के दोष की। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में भी जैसे एकल परिवार में यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उनके कुछ दोष होते हैं, उसी टाइप से संयुक्त फैमिली के भी, यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है उनके भी कुछ दोष होते हैं। जैसे कि गोपनीय स्थान का अभाव। अब जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली रह रही है, जहाँ एक ही घर में बहुत सारे लोग एक साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो ज्वाइंट फैमिली के हिसाब से जैसे रूम्स कम है, या घर में किसी भी टाइप से छोटा सा घर है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, तो गोपनीयता का अभाव, यानी कि अपने अपने पर्सनल रूम नहीं हो पाते हैं। जहाँ एकल परिवार में ऐसा नहीं होता, एकल परिवार होता है वहाँ बच्चों का रूम सेपरेट है, मम्मी पापा का रूम सेपरेट है, और एक गेस्ट रूम अलग सेपरेट है। तो उस हिसाब से ज्वाइंट फैमिली में ऐसा नहीं हो पाता है। कभी कभी महिलाओं की भी दुर्दशा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 100% ही हो, हर घर का माहौल एक जैसा हो, लेकिन फिर भी ज्यादातर देखा गया है कि जो जॉइंट फैमिली होती है उनमें जो लेडीज होती है उनकी कभी कभी दुर्दशा हो जाती है। जैसे कि जो ज्वाइंट फैमिली की लेडीज होती है उनमें से कुछ लोगों को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो कुछ आलस में आके ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी लेडीजों की थोड़ी सी दुर्दशा हो जाती है, या वो अपनी चीजें लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं। जैसे उन्हें कुछ करना है लेकिन घर के कामकाज तक सीमित रह जाती है, यानी अपने बारे में कोई भी स्टैंड नहीं ले पाती है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ज्वाइंट फैमिली में लेडीजों की दुर्दशा हो जाती है। तीसरी बात करते हैं संपत्ति का झगड़ा। ज्वाइंट फैमिली में अक्सर देखा गया है कि डिवाइडेशन को लेके झगड़े होते रहते हैं, संपत्ति को लेके झगड़े होते रहते हैं। कठोर नियंत्रण। ज्वाइंट फैमिली की एक सबसे बड़ी बात होती है कि ज्वाइंट फैमिली में जो भी डिसीजन लेते हैं वो कोई एक इंसान, जो घर में सबसे बुजुर्ग है या जिस इंसान को सबसे ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि घर में जो सबसे बुजुर्ग होता है वही ज्यादातर जो भी डिसीजन होते हैं वो लेते हैं। लेकिन फिर कभी कभी देखा जाता है किसी एक इंसान पे बिलीव ज्यादा होता है, ऐसे लगता है कि वो जो भी डिसीजन लेता है वो सही लेता है। घर में ज्यादातर बड़े लोगों को ही दिए जाते हैं, तो जैसे घर में बुजुर्ग हैं, बाबा वगैरह, उनको डिसीजन लेने के लिए बोला जाता है, तो उनका नियंत्रण थोड़ा कठोर रहता है कि बच्चे अपनी बातें उनके हिसाब से, जो उनकी थिंकिंग के हिसाब से है, बच्चों की थिंकिंग को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो उनके हिसाब से जो भी डिसीजन होते हैं वो सभी को मानने होते हैं, तो उस चीज में कठोर नियंत्रण हो जाता है। स्वतंत्रता का अभाव। घर की लड़कियां जैसे पढ़ना चाहती हैं, अगर बाबा जी ने मना कर दिया तो लड़कियों को उस हिसाब से नहीं पढ़ाया जाएगा, कभी 10th करके रहेगी, 12th करके रहेगी। मतलब घर ऐसा नहीं है कि हर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसा ही हो जाता है। तो ज्वाइंट फैमिली का सबसे बड़ी बात हो जाती है स्वतंत्रता का अभाव। उसके बाद बात करते हैं आवश्यकता पूर्ति के कारण जो घर के अधिकांश सदस्य होते हैं वो आलसी हो जाते हैं।
ज्यादातर देखा गया है कि कोई एक भाई ज्यादा काम करता है, एक कम करता है। तो देखा गया है कि जो घर के अधिकांश सदस्य होते हैं जिनका काम में कम मन लगता है, जॉब वगैरह कम करते हैं, या हो सकता है जैसे वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बीच वाला भी हो सकता है। तो कभी कभी देखा गया है कि आवश्यकताओं की जब उनकी पूर्ति होती है, जैसे एक कोई कमा रहा है घर में या पिताजी कमा रहे हैं, तो बच्चों को अगर उनकी आवश्यकताओं की ज्यादा पूर्ति होती रहती है तो बच्चे कमाने बंद कर देते हैं, या फिर घर के आधे सदस्य कमा रहे हैं तो उनमें से कुछ लोगों की ऐसा हो जाता है कि उनमें आलस आ जाता है और वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और कामकाज में भी ऐसा हो जाता है, जैसे घर के आधे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, आधे लोग कम काम कर रहे हैं, तो उनमें से आधे लोगों में आलस पाया जाता है। उसके बाद इसी थीम में जोड़ा गया है मित्र। मित्र किसे कहते हैं, फ्रेंड किसे कहते हैं। तो सीटेट में ये कभी कभी बहुत कम देखा गया है। वैसे फ्रेंड वाले चैप्टर से जो फैमिली वाला चैप्टर है, इससे तो अब क्वेश्चन एक ना एक आना ही आना होता है। कभी कभी फ्रेंड वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसे भी देखते हैं। फ्रेंड क्या चीज होती है, यानी जो मित्र होता है वो क्या होता है। तो जैसे बालक के कार्यों में सहयोग करने वाला, उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र होता है। यानी कि जब कोई एक बालक होता है उसके साथ जो उसके कार्यों में सहयोग करता है, जो उसके कामों में हाथ बटाता है, उसकी चीजें सुनता है, समझता है, करता है, उसके साथ खेलता है, उस इंसान को मित्र कहते हैं। जो ये मित्र होता है, जो ये फ्रेंड शब्द होता है, वो किसी की बाउंडेशन के थ्रू नहीं होता कि किसी ने बोल दिया तुम इस इंसान को अपना मित्र बना सकते हो तो तुम उसी को बनाओगे, ऐसा नहीं होता है। मित्र एक ऐसी चीज होती है जिसे हम लोग खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं, जिससे हमारी चीजें, हमारी बातें, हमारे विचार, जो भी चीजें होती है मैच कर रही होती है, तो वो उसे हम फ्रेंड खुद से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने बोल दिया कि इसको अपना मित्र बनाना है, उसे अपना फ्रेंड बनाना है तो उसी को बनाएंगे, उसके साथ खेलना है तो उसी के साथ खेलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड एक ऐसी चीज होती है जिसके साथ में बालक हर टाइप से बातें भी कभी कभी शेयर कर लेता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ अपनी चीजें जो भी होती है उन्हें साझा करके खेलना वगैरह, तो ये सारी चीजें एक फ्रेंड के साथ में करता है। मित्र बालक के सर्वांगीण विकास में भी सहायक होता है। यानी बच्चा जब उसके साथ खेलता है, पर्यावरण में जाके, बाहर जाके उसके साथ में खेल रहा है, उसके साथ में चीजें एक्टिविटी करके, जो भी चीजें रचनात्मक खेल कई बार बच्चे खेलते हैं, तो इन सब चीजों में मित्र एक ऐसा इंसान होता है कि वो उसके सर्वांगीण विकास में भी सहायक होता है। यानी वो पर्टिकुलर उसके साथ रह रहा होता है तो वो उसके सर्वांगीण विकास में भी सहायक होता है। अब जैसे ये थीम है पर्यावरण अध्ययन की, जो ये थीम है परिवार और मित्र, इसी में इसका संबंध पेड़ पौधे और हमारा भोजन, ये थीम इसी चीज में इंक्लूड की गई है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जो इसमें ये जो जितनी भी थ्योरीज लिखी गई है, इसके अलावा इससे ज्यादा आउट कोई भी चीज नहीं जाती है। इसे बेसिक रूप से इसे इतना कंप्लीट कर लेने से जो हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, चीजें बस समझ, सीटेट में चीजें बस समझ में आनी चाहिए प्रॉपर टाइप से। अगर ये चीजें आपके माइंड में फिट हो गई कि क्वेश्चन एग्जामिनर क्या चीज पूछना चाह रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन इस थ्योरी से आउट नहीं जाएगा। बाकी चीजें जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें रिवाइज कर लेंगे, और जो इसकी जो बाकी थीम्स बचती हैं उसकी डे बाई डे हम वीडियो डालते रहेंगे। तो इस चीज में आपको कितना ज्यादा समझ में आया, या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको अभी तक कराया गया है और वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कहाँ किस चीज की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस टाइप से अब देखेंगे। अब अगली ईवीएस की अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में बताएंगे जो इसकी अगली थीम है उसके बारे में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।